हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स की जो कि हमें डिफरेंट सोर्सेज से प्राप्त हो रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रैप किया गया है। उनको ना ही ट्रैप किया गया है बल्कि उनका एक्चुअली बहुत ज़्यादा लॉस कराया जा सकता है। जैसे उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है कि 1 or 2 कंपनीज़ हैं, उनमें क्या हुआ है कि जो प्रमोटर्स हैं कंपनीज़ के, उन्होंने अपने स्टेक को घटाया है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया। देखिए, एक फंडामेंटल एनालिसिस का अगर आप जानते हो और नहीं जानते तो समझ लीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्रमोटर्स का स्टेक क्या कह रहा है। अगर प्रमोटर्स अपना स्टेक घटा रहे हैं तो ये कभी भी उस कंपनी के लिए अच्छा साउंड नहीं करता। इट्स नॉट ए गुड साउंड फॉर दैट कंपनी। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स को, क्योंकि क्या होता है, प्रमोटर्स को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है जो पब्लिक को भी नहीं मिलती। जैसे कि आप फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाले केस में देख सकते हैं। अगर आपको एफटी का केस याद है म्यूचुअल फंड का, उसमें क्या हुआ था, जो उसके मेन ओनर्स थे, प्रमोटर्स थे, उन्होंने अपना स्टेक पहले ही निकाल लिया था, जिसके कारण एक्चुअली सेबी ने उन पर पेनल्टी भी इम्पोज करी है और काफ़ी रिस्ट्रिक्शन भी लगाए। उस पर खैर मैं अलग कभी वीडियो बनाऊंगा आपको बेटर समझाने के लिए। लेकिन अभी इसमें आप समझ लीजिए कि 1 or 2 कंपनीज़ में प्रमोटर्स ने एक्चुअली अपना स्टेक घटाया और रिटेलर्स ने बढ़ाया। तो जो रिटेलर्स तो एक्चुअली कभी किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकते मेन, क्योंकि उनके हाथ में मेन बिजनेस नहीं होता, प्रमोटर्स के हाथ में होता है। तो अगर प्रमोटर्स ने घटाया तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा भी डाइवर्सिफिकेशन वगैरह की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि अच्छा साउंड नहीं करती। डाइवर्सिफिकेशन में जैसे कि डिफरेंट सेक्टर्स के और सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट जनरली जो अभी हाल फिलहाल में नज़र में आ रहा है वो ये है कि जो गोल्ड सेक्टर है उसमें एक्चुअली इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ किया गया है। जैसे हम देखें एफआईज का, अगर हम देखते हैं डाटा, तो 175 कंट्रीज़ नहीं, कंपनीज़ है, 175 कंपनीज़ का अगर हम डाटा देखें तो हमें देखने में आ रहा है कि एफआईज ने अपने स्टेक को घटा दिया है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसमें अपने स्टेक को बढ़ाया। इसमें एक और बहुत चौंकाने वाली बात होगी जो मैं आपको आखिर में बताऊँगा, जो आपको अच्छा बताएंगे, समझाएंगे कि जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन सभी सेक्टर्स हो रहा है, ये एफआईज की बात नहीं कर रहा मैं, डीआईज एफआईज सबकी बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर जनवरी से मई तक का मंथ देखा जाए तो हम देख रहे हैं गोल्ड एक्सचेंज फंड में जो इन्वेस्टमेंट आया वो लगभग ट्रिपल हो गया। पहले ये पिछले साल, मतलब पहले 3036 करोड़ तक था, जो कि एक्चुअली जनवरी से मई के मंथ के दौरान 5-6 महीने में लगभग 9377 करोड़ का हो गया। ऑलमोस्ट ट्रिपल होगा, 3 गुना बढ़ गया गोल्ड में। तो ये पैसा कहाँ से आता है आप ये समझिए, पैसा कहाँ से आता है? कोई छपता तो है नहीं, बनता तो है नहीं। बेसिकली ये इक्विटी सेक्टर्स में से जब पैसा निकाला जाता है तो इसमें डाला जाता है। दूसरा एक्चुअली एक डाटा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन, वो है कि जो ETF है, गोल्ड ETF में जो इन्वेस्टमेंट है वो 65% तक इंक्रीज़ हुआ है, जो कि अगर देखा जाए पिछले साल लास्ट मतलब 2020 में मई में इसमें जो इन्वेस्टमेंट था गोल्ड ETF में 10,102 करोड़ का था, जो कि अब बढ़कर 16,625 करोड़ का हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो डाइवर्सिफिकेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो ये पैसा जो बेसिकली इक्विटी सेगमेंट से निकल रहा है, और जनरली ये क्या हो रहा है, एफआईज और डीआईज पैसा निकाल रहे हैं। एफआईज, डीआईज, प्रमोटर्स, यानी वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनके पास हज़ारों करोड़ की कंपनी है, वो इस पैसे को बाहर निकाल रहे हैं। तो इट डजन साउंड गुड फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। दूसरा, अगर हम देखें तो आज का जो आपको पता ही अदानी केस बहुत बुरी तरह से मार्केट गिरा। ये भी कोई अच्छी खबर नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स में ट्रैप हो जाते हैं। हालांकि हम अदानी के केस को हम थोड़ा सा बाद में उसके लिए अलग वीडियो लाएंगे जिसमें हम उसके बारे में समझेंगे। अभी हम और डाटा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि देखने में आ रहा है कि डीआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में वैसे कंपनीज भी ले सकते हैं, कोई अच्छी कंपनी हो, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, इंडिया में रजिस्टर्ड हो, म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी, इनको हम ले सकते हैं। जब ये S&P 500 कंपनीज़ का एनालिसिस किया गया तो एफआईज का आप देख ही चुके हैं, लगभग 175 कंपनीज़ में उन्होंने अपने स्टेक को घटाया, रिटेल इन्वेस्टर्स ने बढ़ाया। प्रमोटर्स ने 1 or 2 कंपनीज में अपने स्टेक को घटाया, रिटेलर्स ने बढ़ाया। ठीक, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के केस में भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने 185 स्टॉक्स में अपने जो स्टेक है उसको घटाया, मतलब म्यूचुअल फंड्स ने घटाया, अपनी होल्डिंग को कम किया है 185 स्टॉक्स में, बड़े म्यूचुअल फंड्स ने, क्योंकि वो एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ है ना पीपल वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्होंने अपना घटा दिया और रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन स्टॉक्स में पैसा बढ़ाया। 180 स्टॉक्स ऐसा है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग घटाई और रिटेल इन्वेस्टर्स ने बढ़ाई है। तो हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा निकाले जा रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब हो ये भी रहा है
कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है जबकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे निकाल रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ है, तो इसको गिराने के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिवील की जा रही है, और अदानी के केस में हम आज देख ही चुके हैं। ऐसे होल अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो उसमें देखने में आया है कि 310 कंपनीज इस तरह की है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें 281 कंपनीज ऐसे हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो अप टू 5% इंक्रीज़ हुआ है। अप टू 5% बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट होता है, भले ही आपको ऐसे कम लगे, 5% बहुत बहुत बड़े प्रोमोटर्स होते हैं उनका जनरली होता है। बैंकिंग वगैरह में तो 1-2% पे ही चीज़ें चलती है। इनफैक्ट 1-2 प्रमोटर के पास ही 5% या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होल्डिंग होती है किसी बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन 29 कंपनी ऐसी है जिसमें 5% से ज़्यादा की रिटेल होल्डिंग हुई है। रिटेल होल्डिंग 5% इंक्रीज़ होना मतलब उसमें एक्चुअली रिटेल्स के लिए थोड़ा नुकसान की संभावना रहती है, और खैर वो बाकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि 10 में से एक स्टॉक तो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, 9 भले ही कितना ही बुरा परफॉर्म करे। एक और जो चौंकाने वाला तथ्य है, मैं हमेशा अपने जितने भी इन्वेस्टर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स में हमेशा कहा गया है कि मिड और स्मॉल कैप की इंडस्ट्री जो कंपनीज होती है वो हमेशा रिस्की रहती है, क्योंकि उनमें क्या होता है जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर उठता है तो उनमें जो राइज होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। हालांकि पिछले मैं 2 महीने पहले से इस न्यूज़ को एनालिसिस करना शुरू किया था कि बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ बेस्ड जो सोशल मीडिया होती है या न्यूज़ बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो रिटेलर्स को मिड और स्मॉल कैप की तरफ धकेलती है। क्योंकि क्या होता क्या है कि जब ये इंक्रीज़ होती है तो इनमें मूवमेंट सबसे कम होता है, लेकिन जब गिरता है मार्केट तो इनमें सबसे ज़्यादा फॉल होता है। कभी भी आप देख लीजिएगा, एक पास्ट एनालिसिस है, एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है, इसको आप कर सकते हैं। अब इसमें एक्चुअली जो चीज़ देखने में आई है वो ये आई है कि 310 स्टॉक्स जो है एक्चुअली जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है उसमें एक्चुअली जो गेन था वो सिर्फ 33% है 310 स्टॉक्स में, और 190 और स्टॉक्स वहाँ पर रिटेल बायर्स एक्चुअली जिन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ नहीं किया इन 190 स्टॉक्स में, इसका जो एवरेज गेन है वो 35% है। यानी रिटेल इन्वेस्टर्स ने उस एरिया में पैसा लगाया है जहाँ पर गेन कंपैरेटिवली ऑन एवरेज कम है, भले ही 2% पॉइंट से कम हो लेकिन कम है, ना कि उन एरिया में जहाँ पे जो हिस्टोरिकली जो एवरेज गेन है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर्स को एक तरीके से धक्का लगा है। ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है एफ रिटेल वगैरह कंपनीज में हुआ है, एक उसमें एक्चुअली नुकसान ज़्यादा बाकी कंपनीज में भी हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा फ़ायदा भी हुआ है, और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्या पीक पे आके चीज़ें खरीदे हैं। एक जो और चिंताजनक बात है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर का जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज में एज पर डाटा पॉइंट्स, जो कि एनालिसिस बताया कि आउट ऑफ 310 अगर स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया उसमें 239 कंपनी जो है वो स्मॉल कैप मिड कैप की है। अब इन इंडेक्सेस का जो गेन हम अगर देखें तो वो लास्ट 1 ईयर में 118% एंड 86% है रेस्पेक्टिवली इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, यानी 118% स्मॉल कैप में और मिड कैप सेगमेंट में जो इंक्रीज़ है वो 86% है। देखिए एक साइकोलॉजी में कंसेप्ट होता है मीन रिवर्सल। क्या होता है कि अपनी मीन से बहुत ज़्यादा मूवमेंट अप या डाउन नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो वापस अप मूव करेगा, वो बहुत ज़्यादा ऊपर गया तो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो स्मॉल कैप मिड कैप में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने से एक्चुअली क्या हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है कि बेयर शॉक के लिए बहुत ज़्यादा वनरेबल इनको बनाया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि सिर्फ 71 कंपनीज ऐसी है जिसमें एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है और वो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। बाकी जो 239 कंपनीज़ हैं वो एक्चुअली स्मॉल मिड कैप कंपनीज़ हैं। और सेंसेक्स का अगर हम गेन देखें स्मॉल कैप और मिड कैप से अगर कंपैरिजन करें सेंसेक्स का रिटर्न तो 62% ही है, जो कि स्मॉल और मिड कैप से लगभग आधा ही है। मतलब स्मॉल कैप से तो आधा ही है और मिड कैप का भी यूँ समझिए 2/3 ही है। 62% 86 का क्या अब 2/3 बैठेगा। तो अगर मीन रिवर्सल हुआ तो स्मॉल कैप और मिड कैप में सबसे ज़्यादा गिरावट होगी, और मैंने आपको पहले ही बताया कि स्मॉल कैप मिड कैप जब भी मार्केट गिरता है तो ये सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर होता है। लार्ज कैप उतने नहीं गिरते जितने कि स्मॉल कैप और मिड कैप गिरते हैं। तो ये थोड़ा संभालने वाली बात है, उसका ध्यान रखें। दूसरा हम बात कर लेते हैं आज की जो फॉल हुआ अदानी में। देखिए अदानी पे एक्चुअली ऐसा बोला जा रहा है कि एक ट्वीट किया था सुचिता दलाल ने, वो अदानी के बारे में था। हालांकि हम इसकी कोई वेरिसिटी या वेरिफिकेशन नहीं कर सकते कि सही था या गलत था, लेकिन अब इसको इससे जोड़ के देखा जा रहा है। तो मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अदानी पे ना एक बहुत पावरफुल जो इंडिया के बहुत ही पावरफुल पर्सन है उसका हाथ है। अदरवाइज अदानी की आप प्राइस देख लीजिए, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो किसका हाथ है। और जब तक वो इंसान बना हुआ है अदानी कहीं नहीं जा रहा, कहीं लॉस में नहीं जा रहा। मैं
मुझे 100% यकीन है। हालांकि उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद का भी एनालिसिस कीजिएगा। और ये फॉल एक्चुअली क्या है, ये एक फॉल एक तरह से ट्रैप था किसी तरह से रिटेलर्स को निकालने के लिए, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए और देखिए।